चला बघा आता मॅट्रिक्स या टॉपिकच्या शेवटच्या अंतिम टप्प्यावरती आज आहोत आपण. आज हा टॉपिक आपला ऑफिशियली संपून जाईल. उद्यापासून या टॉपिकशी रिलेटेड आपण टार्गेटमधले क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहेत, जे थोडेसे आणखी जास्तीच्या प्रॉपर्टीजवर डिपेंडंट असतील. त्या प्रॉपर्टीज काही मी लिहून देईन तुम्हाला, 2-4 प्रॉपर्टीज असतील त्या, आणि मग त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स आपण करून टाकूया. ठीक आहे. तर लॉजिक संपलेलं आहे, मॅट्रिक्स संपून जाईल आणि हे दोन्ही टॉपिक्स टार्गेटमधून पूर्ण करा, सोडवा आणि संपून टाका यांचे विषय. मग यांना फक्त पेरियडिकली रिवाइज करत जायचे तुम्हाला. ठीक है. चला, तो हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, और मुझे अगर उनको सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स का यूज करके हमें कैसे सॉल्व करना है. तो हमने सिर्फ ये देखा था कि उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाए. तो जैसे अगर मेरे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है. याद रखना कांस्टेंट्स कई बार लेफ्ट हैंड साइड में दिए जाएंगे और राइट हैंड साइड में 0 होगा, तो आपको कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, क्योंकि मैट्रिक्स और कांस्टेंट हम सेपरेट लेते हैं. ठीक है. और वो इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड में ही चाहिए. तो आपके इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे, अगर वो लेफ्ट में दिए हैं तो उनको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा. फिर मैंने क्या किया, इस ये जो 2 इक्वेशन दिए थे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो मैंने कहा भाई इस एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को एक एलिमेंट मानते हैं, इसको दूसरा एलिमेंट, और इसको मैट्रिक्स का एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट. तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस. मतलब दिए गए इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ. फिर मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a1 b1 a2 b2 इंटू एक्स वाई. तो आंसर आया, बिल्कुल लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि आप इसका प्रोडक्ट करके देखिए, आपको यही मिलेगा. अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ, देखिए इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1. तो ये क्योंकि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज से मैच कर रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका ऑर्डर रहेगा 2/1. तो देखिए इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/1 है. तो यहाँ 1 और 2 रो है और एक ही कॉलम है. तो ये पूरा पहला एलिमेंट है. a11 क्या है आपका, ये पूरा है, और a21 क्या है, ये पूरा है. आ रही बात समझ में. और ये मिला कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a1x प्लस b1y, ये पहला एलिमेंट है. तो मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. क्लियर है. फिर आपने क्या किया, विच इज इक्वल टू c1 c2, बस. फिर ये इसको आपने बोल दिया कैपिटल A, इसको बोल दिया कैपिटल X, और इसको बोल दिया आपने B. तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट क्यों कहा है, क्योंकि दिस a1 b1 a2 b2 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन ए लीनियर इक्वेशन. दिए गए इक्वेशन के अंदर ये कोएफिशिएंट्स है कि नहीं, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स है. फिर दूसरा जो है वो क्या है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल. मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल. और तीसरा जो है वो क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. तो इसके अंदर ये बात बिल्कुल हमेशा याद रखनी है, जो भी इक्वेशन दिए जाएंगे उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में दी है तो उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. 2 ही तरीके के साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेंगे, या तो 2 इक्वेशंस रहेंगे या एक साथ 3 इक्वेशन दिए रहेंगे. अगर 3 इक्वेशन दिए हैं तो भी यही बात करेंगे. मान लेते हैं 3 इक्वेशंस क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. ठीक है. फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको मैट्रिक्स में ले लेते हैं, इसको मैट्रिक्स में. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल. फिर इसमें क्या किया आपने, अगेन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको लिख दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. फिर आपने लिखा x y z एंड दिस इज इक्वल टू d1 d2 d3. अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये मिलता है हमें,
तो मैं इसको बोल सकता हूँ a, इसको बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू b, और इन तीनों का मतलब वही है जो यहाँ पर है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर 3 इक्वेशन से 2 इक्वेशन दिए हैं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिए गए इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये दिए गए इक्वेशंस है और इनको ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, और लिखने के बाद बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये मेंशन करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसे 2 इक्वेशन दिए हैं या 3 इक्वेशन दिए और आपको मैट्रिक्स का यूज करके इनको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। अब टारगेट क्या होता है किसी भी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, टारगेट ये होता है कि अगर आप कोई इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर के जो वेरिएबल्स है उनकी ऐसी वैल्यू निकालिए जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये टारगेट होता है ना आपका। तो आप लोगों का टारगेट क्या है, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि आप x और y की ऐसी वैल्यूज निकालेंगे कि जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन सेटिस्फाई होगा का मतलब है कि आपने LHS के अंदर अगर x और y की सही वैल्यू डाली तो आपको RHS मिलनी चाहिए। तो सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली इज नथिंग बट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x एंड y वैल्यूज निकालने मतलब यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स आपको निकालना है, x मैट्रिक्स निकालना है। आ रही बात समझ में? तो हमेशा याद रखेंगे जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हो, हमेशा आपका जो इक्वेशन आएगा वो ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में आपको मिलने वाला है। वो कभी आपको xa इज इक्वल टू b के फॉर्म में मिलेगा क्या? नहीं। अरे मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है आपका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स पहले आ रहा है, तो हमेशा आपके पास ax इज इक्वल टू b यही फॉर्म आपके पास आएगा। कहते चलिए, तो बात कॉमन है, अगर आप 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो या फिर 3 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, आपको मिलेगा सबसे पहले आप दिए गए इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। आपने दिए गए इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, उसके बाद बारी आती है अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए। 2 मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि given equations are converted into matrix form, that is ax is equals to b। यहाँ तक आ गया। यहाँ से 2 रास्ते हैं आपके पास x को फाइंड आउट करने के। 2 रास्ते हमारे पास x को फाइंड आउट करने के। x को फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब x के अंदर वेरिएबल्स है आपके, या तो x y z रहेगा या फिर x y रहेगा, या तो x y रहेगा या फिर x y z रहेगा। आप x मैट्रिक्स निकाल रहे हो मतलब आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल रहे हो जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब वो x की वैल्यू निकालने के 2 मेथड्स आपको दिए गए। पहला मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन, और दूसरा मेथड है जिसको कहा गया है मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन। याद रखना बोर्ड के अंदर 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर 3 मार्क के लिए जाता है, और पूछते कैसा है कि सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो आपको ये नाम के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ रिडक्शन में आप क्या करते हो, मेथड ऑफ इन्वर्जन में आप क्या करते हो। आ रही बात समझ में? करते करें। तो मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करते हो आप, आपका टारगेट क्या है बेटा, टारगेट बताइए, टारगेट क्या है, मैट्रिक्स x फाइंड आउट करना, ये टारगेट है। तो मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करते हो, आपका जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हो, क्योंकि ये जो आपका इक्वेशन है दिस इज, इसका रिजल्टेंट किसके साथ आ रहा है, a into a इनवर्स इज इक्वल टू i के साथ आ रहा है ना। आ रही बात समझ में? तो आप क्या करते हो ऐसे सिचुएशन में, अगर a इनवर्स निकालना है तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे मेथड ऑफ रिडक्शन में, वी रेड्यूस मैट्रिक्स A टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम A मैट्रिक्स को रेड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए मेथड ऑफ रिडक्शन कहा गया है कि आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रिड्यूस कर रहे हो,
इसलिए मेथड ऑफ रिडक्शन बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हाँ। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको सिंपल 3 इक्वेशंस मिलेंगे इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल का मतलब है कि आपको वैल्यू सीधी मिल जाएगी, उस वेरिएबल को आपने 2 वेरिएबल के अंदर रख दिया, दूसरा वेरिएबल मिलेगा। तो इसके आगे का प्रोसेस हम लोग एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या करनी होती है आपको, रो जैसे आपको ये इक्वेशन मिला तो आप क्या कर रहे हो मेथड ऑफ रिडक्शन में, आपके पास ये इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन पे रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करके ए मैट्रिक्स को या तो अपर ट्रायंगुलर बना रहे हो या फिर और लोअर ट्रायंगुलर, दोनों में से कोई एक बना दो, जो भी आपको सही लगे। तो मैं तो अपर ट्रायंगुलर ही प्रेफर करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ये आप भी अपर ट्रायंगुलर ही करो, जो आपका टीचर कर रहे हो ये भी आप करो, बोर्ड के अंदर किया जाता है ये। ठीक है, थोडीशी अशी मान हलवत, जास्त एनर्जी जात नाही, पण बरं वाटतं जरा एवढी एफर्ट घेतोय तर बाबा समोरचं काहीतरी हे करतोय, त्या डोळे उघडे ठेवून झोपलाय ते बी कळत नाही। ठीक है, हाँ। अब मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या होता है भाई, मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या करना है, आपके पास ax इज इक्वल टू b। देखो मैं जो बात कर रहा हूँ ये किस चीज की बात कर रहा हूँ, जब आपको ये मिल चुका है, जब आप यहाँ तक पहुंचे हो उसके आगे की बात मैं कर रहा हूँ। आपको ax इज इक्वल टू b इक्वेशन मिल गया है, आपको मेथड ऑफ रिडक्शन से x फाइंड आउट करने के लिए बोला तो आप ये कर रहे हो, आपके पास ये आ चुका है। अब आपको x निकालना है, लेकिन बोला गया कि मेथड ऑफ इन्वर्जन से कीजिए, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, we will find A inverse either we will find A inverse either by ट्रांसफॉर्मेशन, त्या दोन्ही आले रो और कॉलम, either by ट्रांसफॉर्मेशन और by adjoint method। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, जैसे हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, देन वी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू ax is equal to b, that is ax is equal to b। हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम a इनवर्स हमने निकाल लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, a इनवर्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a इनवर्स इनटू ax is equal to a इनवर्स इनटू b। इथं येडपटपणा करायचं नाही बरं का, लेफ्ट म्हणजे लेफ्टच, उगाच नाही वाटते काय होतंय जाऊ द्या करून टाकू, तसलं नाही। a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से, तो इधर भी लेफ्ट से, जान दो पहले b लिखा है बाद में a इनवर्स लिखे तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी, मतलब ऐसे हो गया कुछ, कोई नाटक नहीं चलेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या करना है, एसोसिएशन इज अलाउड मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a इनवर्स डक्ट a इज इक्वल टू इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखो ये तो सीधा साधा भोला सा मल्टीप्लिकेशन है जो आप कर पाओगे। a इनवर्स मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है, उससे दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बड़ा लक्षण है। ए इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, सीधा साधा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ए इनवर्स इनटू ए क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, कुछ भी बोल रहे हो बेटा ध्यान नहीं आपका। ए इनवर्स इनटू ए क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हां, आता आयडेंटिटी बरोबर की मी आता कुणाला विचारणार आहे, हां घाबरून जा नुसतं, लय घाबरणार आहे पोरा, घाबर उडली उडणार, आता फास्ट विचारणार आहे कुणाला काही नाही, लय घाबरू नका हो। झालं आलं ना, एक्स काढायचं होतं ना, ए इनवर्स इनटू बी चं मल्टिप्लिकेशन झालं की नंतर बाय इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रिक्स एक्स वाय झेड ची व्हॅल्यू इक्वेट करा राईट हँड साइडच्या मॅट्रिक्स वर, कळतंय का? इथंच लिहितोय का, लिहू असं राहू दे। हा झालं, एवढं लिहून घ्या, आपण दोन्हीचे एक एक एक्झाम्पल पाहू, 2/2 चे 3/3 चे आणि विषय संपून टाकू। ठीक है, क्या लो, हाँ बेटा आपका प्राइस लाया हूँ मैं, तो ले लो ये। हाँ, इनको दिखेगा ही नहीं क्या दिया है, क्या प्राइस है।
चल बघा झाले का? हाँ झाले? ये देखो अभी क्या करना है इस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्लियर कट ऐसा पूछा है। देखो मैट्रिक्स जो टॉपिक है इसका बोर्ड का और ऑब्जेक्टिव वाला मेथड और व्यू बिल्कुल अलग है। बोर्ड के अंदर आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखनी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने हर जैसे रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कैसे लिखना है इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप से बताया है और वही यहाँ पर भी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय, ये इन्वर्जन लिखा है मैंने मेरे वाले कर्सिव में, बाय इन्वर्जन मेथड में। इन्वर्जन मेथड मतलब मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ए इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना होता है मेथड ऑफ इन्वर्जन में। इन्वर्जन और रिडक्शन दोनों नाम से पता चलता है। रिडक्शन में दिए गए मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है अपर या लोअर ट्रायंगुलर में बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, और इन्वर्जन में इनवर्स निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं एक चीज क्या हो रही है यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिए गए इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, देखो ऐसा है कि इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक के नीचे एक लिखिए, क्या था वो 2x प्लस इज इक्वल टू v। आप सबसे पहले इस बात को आप इंश्योर कीजिए कि क्या इस दिए गए दोनों इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में है। क्या कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है? अगर नहीं है तो भेजिए उसको, ठीक है। फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 1 2, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 3, फिर x वाला मैट्रिक्स मतलब वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और फिर कांस्टेंट्स। दैट इज मैं इसको लिखूंगा ax इज इक्वल टू b। और ये ax इज इक्वल टू b लिखने के बाद ये लिखना बहुत जरूरी है, वेयर a is 1 2 2 3, that is matrix of coefficient. Then x is equals to x y, that is matrix of variables. And number 3 b is nothing but 2 3, that is matrix of कांस्टेंट। ये लिख दिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आ गए। अब हमें क्योंकि मेथड ऑफ इन्वर्जन बोला गया है तो हमारा सबसे पहले काम है कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स हमने लिखा है, दैट इज ये जो लिखा है उसका इन्वर्स निकाला जाए। अब इन्वर्स निकालने के लिए ऑब्वियसली इस तरीके के क्वेश्चंस में हम इन्वर्स एडजॉइंट मेथड से निकाले तो बेहतर है, ठीक है। हाँ, तो इन्वर्स ऑफ द ए, तो वी हैव ए मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, to find A inverse we proceed as follows. A inverse is nothing but 1 upon determinant of A into adjoint of A, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A is nothing but डिटरमिनेंट ऑफ A क्या दिया है बेटा, 1 2 2 3, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा 3 - 4, दैट इज -1। डिटरमिनेंट आ गया आपका। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो माइनस निकालते हैं। तो बताइए m11 क्या आ रहा है, m11 क्या आएगा, हाँ 3, फिर m12 क्या आएगा 2, फिर m21 क्या आएगा, हाँ क्या m22, उसी तरीके से a11 क्या आएगा, जो m11 है वही, या a12 क्या आएगा, a21 क्या आएगा, a21 a22 and therefore matrix of काही बोलता का तुम्ही, हळूहळू बोलतो पुन्हा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर a11 -2 -2 1। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो आता है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट मिलता है, therefore adjoint now adjoint of C is nothing but what, 3 - 2 -2। पहले रो को पहला कॉलम बना दिया,
ये जो लिया है इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या, पहला रो बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बन गया दूसरा कॉलम। तो देयरफॉर 2/2 से जर आपण डायरेक्ट करू शकतो ऍडजॉइन A11 आणि A22 एक्सचेंज करायचं डायरेक्ट तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। बात अगर डायरेक्ट की भी है और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास ऑप्शन अगर है तो हम चेक कर सकते हैं। बात डायरेक्ट की नहीं हो रही, बात हो रही है बोर्ड्स में। There is no direct into indirect speech. This is a change in the voice. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मतलब डिस्क्रिप्टिव वे से देख रहे हैं, ठीक है। बाद में आप ये कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया वो चेक कर सकते हो, अच्छू अच्छू कच्चू ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो अब क्या करना है, एडजॉइंट आया है एंड देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट कितना आया है -1, और एडजॉइंट ऑफ A कितना क्या आया है 3 - 2 - 2 1, दैट इज A इनवर्स इज भाई साहब को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3 2। अब आ गया ये इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स टू इक्वेशन नंबर ए, इसको इक्वेशन इक्वेशन 2 बोला है, इसको ऐसे यूजिंग ही क्या, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स टू इक्वेशन 1 फ्रॉम लेफ्ट लिखना, जिनको अगर बेकार लगता है वो ऐसा ना लिखने के, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती मैट्रिक्स में। तो नाउ मल्टीप्लाई दैट इज देयरफॉर A इनवर्स इनटू A x इज इक्वल टू B एंड दैट इज A इनवर्स इनटू A x इज इक्वल टू A इनवर्स B, दैट इज x इज इक्वल टू A इनवर्स कितना बेटा -3 2 2 -1 इनटू B मतलब मैट्रिक्स B 2/2 3। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, आपको पता है, देखो ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो 2/1 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट इज दो ही एलिमेंट्स आएंगे, एक कॉलम आएगा और उस कॉलम के दो एलिमेंट। यहाँ का एलिमेंट कैसे मिला, -3 × 2 -6 + 2 × 3 6। फिर यहाँ का एलिमेंट कैसे आएगा 2 × 2 -3 एंड दैट इज -6 + 6 0 4 -3 1, तो 0,1 आ गया आपका x का वैल्यू। तो आप ऊपर चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। सो मैट्रिक्स x इज नथिंग बट कितना आया 0 1, सो दैट इज x क्या था लेकिन बेटा x और y 0 1, तो यहाँ लिखना है therefore by equality of matrix by equality of matrix we get, क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। देखो सही है क्या, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना है सही आया कि नहीं। अगर हमारा आंसर सही है तो उसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रखता हूँ, y का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 0 + 2 2 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर 0 रख दिया, ये 0 हो गया, 1 रख दिया 3 हो गया, 0 + 3 3, हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया लिखने का तरीका। अब यही क्वेश्चन 4 मार्क क्या हो अंदर, कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए अरे बिंदास होके पूछिए, अरे हमारे दोस्त जैसे दिखते हो आप। तरीका समझ में आया। अब यही क्वेश्चन अगर 4 मार्क के लिए पूछना है तो सीधा इक्वेशंस नहीं देंगे, 10th और 9th वाले क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, फलाने की वैल्यू इतनी है ऐसा वैसा करके लिख देते ना, अभी वो एक क्वेश्चन लेंगे हम 3/3 के लिए। अच्छा मुझे आप बताइए, आपको समझ में आया। अब अगर यही क्वेश्चन अगर मान लो 3 इक्वेशंस दिए हैं तो आपको सेम मेथड से जाना है, 3/3 के मैट्रिक्स का भी आपको ए इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट, फिर उसे ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये काफी लेंथी है कि नहीं प्रोसेस, हाँ बड़ा प्रोसेस है कि नहीं,
हाँ तो इसको कुछ नहीं कर सकते। अब है तो है, अगर मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा इस तरीके से। बड़ा है लेकिन आसान है, आ रही बात समझ में? इसमें क्या हो रहा है, ए इनवर्स भी निकालना पड़ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा उससे आप वो हो जाइए, यूज टू हो जाइए, ताकि आपको ज़्यादा वो दिक्कत वाला काम ना लगे, फास्ट किया जा सकता है ये भी, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे इसको, फिर हम लोग, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मैं मेथड ऑफ रिडक्शन से करना चाहूँ तो कैसे करूँ, यही क्वेश्चन मेथड ऑफ रिडक्शन से देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। हाँ अपर ट्रायंगुलर बनाएंगे इसको, हाँ तो पहले इसको लिख लीजिए। तो मेथड ऑफ रिडक्शन से आसान है ये, तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, हाँ सभी लोग ध्यान दें, कृपया यात्री हो ध्यान दो। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी कुछ लोग लिख रहे हैं। अगर आपको बोला जाता है कि सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, की माझ्याकडे बघून लिहायला खाली काय लिहायला काय लिहायचं ध्यान लिहिले असं खाली पाहू दे, ठीक है। हाँ अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोले, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करना है या रिडक्शन, तो मैं आपसे कहूँगा रिडक्शन यूज कीजिए, टाइम बचेगा, ठीक है। रिडक्शन आसान होता है, अभी आपको समझेगा, ये देखो कितना हो गया है, ये रिडक्शन से देखो 2 मिनट में आंसर आएगा, खासकर 2/2 की मैट्रिक्स में, क्योंकि रिडक्शन में आपको अगर इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है ए को, तो आपको क्या करना है, बस इसको 0 बनाना है, या फिर लोअर ट्रायंगुलर बनाना है तो इसको, अब यहाँ पर ऑलरेडी ये 1 है, तो बस इसको 0 बनाने के लिए R2 के अंदर चेंज लाना है, R2 चेंजेस टू R2 - 2 टाइम्स R1, खत्म, वही चेंज इधर आएगा, देखो अभी कैसा आता है आंसर। तो जैसे मैंने इनवर्स के बारे में बताया था ना, कि अगर आपको दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बोला है, लेकिन आपको ये नहीं कंपल्शन किया कि बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी मर्जी, आप एडजॉइंट में कंफर्टेबल हो तो एडजॉइंट से निकालिए, अगर आप रो और कॉलम से मतलब कंफर्टेबल हो तो वो निकालिए, लेकिन जब कंपल्शन करते हैं तब उसी का इस्तेमाल करना होता है, इसको याद रखेंगे। हमने मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व किया है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करना है, तो यहाँ तक का स्टेप तो सेम है, यहाँ तक जो हम लोग लिखेंगे कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज AX = B लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करना है, तो क्या करेंगे, मेथड ऑफ रिडक्शन के लिए हम लोग रिड्यूस करेंगे दिए गए मैट्रिक्स को, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इनटू अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, तो इन जनरल हम लोग अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। Now we have AX = B, AX = B है मेरे पास, that is 1 2 2 3 XY 2 3। अब इस अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए इसको 0 बनाना होता है 2/2 में, और 3/3 में 3 लोगों को 0 बनाना होता है, तो 0 बनाने की जो प्रोसेस है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, उसके लिए जो स्टेप्स दिए गए उन्हीं को फॉलो करेंगे। सबसे पहले A11 को 1 बनाना है, फिर A11 के कॉलम में आने वालों को 0 बनाना है, फिर इधर वाले 0 को 0 बनाने के लिए A22 को 1 बनाना है, और फिर इसको 0 बनाना है, ताकि आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स है, तो बहुत सिंपल है कि इसको 0 बनाना है, उससे पहले इसको 1 बनाया जाए। ये ऑलरेडी 1 है, या ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको 0 कैसे बनाएं, R2 चेंजेस विथ R2 - 2 टाइम्स R1, R2 में से 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 1 बना है उसी के साथ में ऑपरेशन करेंगे, तो क्या होगा बेटा, पहला रो एज इट इज रहेगा 1 2 2 - 2 0, अब R2 मतलब 3, उसमें से माइनस कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 4, तो 3 - 4 कितना आएगा, और ये XY एज इट इज। अब जो ऑपरेशन इधर लगा है आपने, वो इधर भी करेंगे आप लोग, तो क्या है, पहला रो एज इट इज, और दूसरे रो को कैसे चेंज किया जा रहा है, R2 मतलब 3 - 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 3 - 4 दैट इज -1। अब ये जैसे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हुआ, आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नेक्स्ट दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 1 × X प्लस 2 × Y, 0 × X 0 प्लस -1 × Y -Y, which is equals to 2 - 1। अब मुझे आप बताइए, दिस इंप्लाइज
x plus 2y is equals to 2 minus y is equals to minus 1 since by equality of मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से ये हमें मिलेगा। अब मुझे बताइए दैट इज y का वैल्यू क्या होगा बेटा 1। तो y का वैल्यू अगर 1 है तो ये y का वैल्यू मैंने पहले इक्वेशन में लिखा, तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, put y is equals to 1 in x plus 2y is equals to 2, we get y का वैल्यू 1 लिख दिया तो x is equals to 2 minus 2 that is 0, therefore solution is x is equals to 0 and y is equals to 1। बताइए कौन सा सही था, यही रिडक्शन सही है, रिडक्शन सही है, आगे रिडक्शन क्यों, क्योंकि रिडक्शन में समय की कमी है, पेज बचता है, इंक बचती है, सब कुछ बचता है, दिमाग भी कम इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उसके लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आना जरूरी है, ठीक है। हाँ अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, मेथड ऑफ इन्वर्जन तो समझ में आ गया आपको कि जो दिया गया मैट्रिक्स उसका इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। तो 3/3 में भी वही करना है, उसमें भी वही करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं जिससे हम लोग पहले इक्वेशंस बनाएंगे और फिर इक्वेशन बनने के बाद में उसको सॉल्व करने के लिए बोला है। तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता कि आपको कोई कंपल्शन किया हुआ रहता है कि आप रिडक्शन ही यूज करो या इन्वर्जन, तो हम लोग रिडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। हाँ तो इसको लिखिए, तब तक मैं वर्ड प्रॉब्लम लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ गाड़ी चल रही, थांबतच नाही मला, मोठ बोलण्यात नाही। बरं मला एक सांगा, हे बघा हे असे प्रश्न आपण पाहिलेले आहेत, डायरेक्ट इक्वेशन न देता वर्ड प्रॉब्लम दिलेला है। हाँ अब इस वर्ड प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, हो गया एक इक्वेशन। 3 नंबर अगर ऐड किए तो उनका सम 2 आ रहा है। इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट 8, हो गया तीसरा। मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ये पहला कंडीशन है जिससे एक इक्वेशन मिलेगा, ये दूसरा कंडीशन है जिससे दूसरा इक्वेशन मिलेगा। एंड इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर वी गेट 4, ये हो गया तीसरा कंडीशन। फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिसेस, बस इतना आता है। इसमें हम लोग मेथड ऑफ रिडक्शन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्या कहा है, वो 3 नंबर ढूंढिए जिसके यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसको कंसिडर करेंगे कि 3 नंबर ढूंढने हैं जो पता नहीं है, जिसकी कंडीशन दे रखी है। तो हम कहेंगे लेट द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स बी, लेट द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स बी अक्स वाई एंड जेड। तो पहला दूसरा तीसरा नंबर हमारे लिए होगा एक्स वाई जेड। नाउ बाय गिवन कंडीशन, नाउ बाय गिवन कंडीशन, कोणतरी बोललेले रे भारी का होतं ले आली तिथे ना, बाय गिवन कंडीशन वी हैव व्हाट वी हैव। पहले कंडीशन है हमारे पास क्या है बच्चों, if 3 numbers are added their sum is 2, x plus y plus z is 2। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, if 2 times the second number, second number कौन है 2y, if 2 times the second number is subtracted, 2y को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किससे, sum of first and third number that is x plus z से, x plus z से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मिल रहा है 8। if 3 times the first number, if 3 times the first number is added to the sum of second and third number we get 4। find the numbers using matrices, matrices का यूज करके 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। matrices का यूज तो करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करेंगे, मेथड ऑफ रिडक्शन। matrices तो यूज लेकिन मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करेंगे ना। हाँ तो सबसे पहले क्या होगा भाई साहब, इनको लिखा जाएगा ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। तो ये क्या है हमारे लिए, देखो कांस्टेंट सारे राइट हैंड साइड में है, 1 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 minus 2 3 1 1 x y z 2 8 that is a x is equal to b. अब आपको पता है क्या लिखना है, a क्या है, x क्या है, b क्या है. हम सीधा आगे बढ़ते हैं. तो we have this and we are using method of reduction. Reduction कैसे किया जाएगा? So now we have पहला मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 minus 2 3 1 1 x y z 2 8 4. चलो मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करना है बेटा, जो ए मैट्रिक्स है उसको ऊपर ट्रायंगुलर बनाना है. ऊपर का मतलब क्या, मेन डायगोनल के नीचे का ट्रायंगल जीरो होना चाहिए. तो इन दोनों को जीरो बनाएंगे. सबसे पहले इसको बनाएंगे, ये वन ऑलरेडी है, ये वन है, इन दोनों को जीरो कैसे बनाएंगे, बाय ट्रांसफॉर्मिंग R2 एंड R3. R2 को चेंज करना बेटा, R2 कैसे चेंज करेंगे, R2 माइनस R1. R2 चेंज होने जा रहा है, कैसे हो रहा है, R2 माइनस R1. कई को किया है R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 जीरो आएगा. बस इसके बारे में सोचना है, इन दोनों के बारे में सोचेंगे क्या नहीं. इसको जीरो बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको. तो R1 चेंजेस, R2 चेंजेस, R2 माइनस R1. फिर और एक चेंज क्या लाना है R3 के अंदर. R3 में यहाँ 3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा. तो 3 में से माइनस 3 टाइम्स R1 करेंगे. तो R3 में से माइनस 3 टाइम्स R1 करेंगे तो आपको यहाँ पर 0 0 मिल जाएगा. तो क्या मिलेगा इन ट्रांसफॉर्म का, पहला रो 1 1 1 x y z, इसको ऐसे ही रखना है. और यहाँ रहेगा 1 ऐसे. R2 भी चेंज लाना है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 2 6. R3 चेंजेस, R3 माइनस 3 R1, यहाँ पर आएगा 0. R3 माइनस 3 R1, R3 माइनस 3 R3 1 माइनस 3 माइनस 2, R3 माइनस 3 R1 1 माइनस 3 माइनस 2. और देखो कितना स्ट्रगल है हमारी लाइफ में. हाँ, R3 माइनस 3 R1 4 माइनस 2, खत्म. अभी नहीं, अभी इसको जीरो बनाना है. इसको जीरो बनाना है तो उसको 1 बनाएंगे. किसको बनाएंगे, वो बीच वाले को 1 बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे, वहां तो जीरो है. ऐड करेंगे पहले ये तो भी ऐड हो जाएगा. R3 plus 2 R1. R3 plus 2 R1. R3 प्लस 2 R1. तो भाई ये भी तो चेंज हो जाएगा. ये आप सीधा जीरो बना रहे हो, लेकिन ये चेंज होगा कि नहीं होगा. हाँ. क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन में x plus z minus 2 आएगा. सर तो 1 minus 2 और 1 आना. सर सेकंड इक्वेशन x plus z minus 2 है. वाह, वेरी गुड बेटा. मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया था. यार देख रहा था कौन इसको पकड़ पाएगा. मुझे पता था आगे जाके रुकना पड़ेगा, लेकिन कौन क्या तो किसी को ध्यान में नहीं आया. बस उन्हीं को ध्यान में आया. ये होता है टीचर का कर्तव्य. देखो इक्वेशन बना रहे हम लोग, तो ये आपको क्या लगता है, मैं जानबूझ के यहाँ पे ऐसे लिखा था कि y को इधर लिखो. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले और तीसरे नंबर को ऐड करके दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो कोई भी ऐसे लिखेगा ना x plus z minus 2y, लेकिन भाई लिखते समय तो सारे एक साथ होने चाहिए ना. तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ये मिस्टेक किया गया था. कळत नाही आणखी काय झाले ते. हमने z के कोएफिशिएंट को यहाँ पे ले लिया, ठीक है. हाँ, तो अब क्या करना है, यहाँ आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1 माइनस 2, और ये होगा 1 माइनस 2 1. हाँ, तो अब ऑपरेशन में तो बदलाव नहीं होगा, यही होगा, बस कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज होगा. R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, फिर R2 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ आएगा माइनस 3, और फिर यहाँ पर होगा 1 माइनस 1 0. फिर इधर तो सही है,
इस वाले को चेंज कर देते हैं, ये तो 0 आएगा, R3 माइनस 3R1, तो 1 माइनस 3R1 दैट इज -2 और 1 माइनस 3 ये भी -2, और इधर क्या होगा 4 माइनस ये तो -2 आएगा, 4 माइनस 3R1, 4 माइनस 6 -2, ठीक है। हाँ क्या हुआ काय चालू तुझं काहीतरी करत होती क्लास। ये देखो बेटा ये वो हो गया खत्म। हाँ हो गया, फिर क्या अभी बस इसको 1 बनाएंगे बाय डिवाइडिंग -3, तो R2 चेंजेस -1/3 R2, तो 1 1 1 0 1 0 0 -2 x y z as it is, एंड -3 से डिवाइड करें रो 2 को, तो रो 1 एंड रो 3 विल रिमेन एज इट इज, और इसको डिवाइड किया -3 से आएगा -2, बस हो गया। अभी इसको 0 बनाएंगे, बात खत्म करेंगे। तो R3 के अंदर चेंज लाना है, कैसा लाना है, R3 को ऐड करेंगे, R2 के अंदर कैसे, +2 टाइम्स R2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ना, यहाँ 1 है, -2 + 2 0 आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते और इसके अंदर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर चेंज आ रहा है 1 1 1 एज इट इज रहेगा, 0 1 0 एज इट इज रहेगा, x y z एज इट इज रहेगा, और 2 -2 एज इट इज रहेगा, बस R3 के अंदर चेंज लाना है। क्या चेंज कर रहे हैं, R3 + 2 टाइम्स R2, तो R3 + 2 टाइम्स R2, ये तो 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, और ये -2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये -2 ही रहेगा। अब इधर क्या हो रहा है, R3 मतलब -2 + 2 टाइम्स ऑफ R2, 2 टाइम्स ऑफ R2 हो गया -4, -2 -4 -6 हो गया ऊपर ट्रायंगुलर। अब दिस इंप्लाइज इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, x देखो 1 × x x प्लस y प्लस z, फिर 0 × x 0 प्लस 1 × y y प्लस 0 × z 0, 0 × x 0 0 × y 0 -2 z, और इधर आएगा इज इक्वल टू 2 -2 -6, so by equality of matrix, therefore by equality of matrix, by equality of matrix we get what we get, x plus y plus z is equals to 2, y is equals to -2 z is equals to -6, that is z का वैल्यू कितना आएगा 3, z का वैल्यू 3 है, y का दागे और वैल्यू आया है, ठीक है, तो y और z का वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो therefore x y का वैल्यू -2, z का वैल्यू 3 is equals to 2, तो x is equals to 1, 3 + x y z का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप चेक करके देख सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं इस इक्वेशन में डाल के, तो 1 + 3 4 4 - 2 2 आ रहा है, फिर 1 + 4 5 5 + 3 8 आ रहा है, फिर 3 -2 1 + 3 4, ठीक है, ए मैट्रिक्स खत्म, जगह पे खत्म, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ने लायक कुछ नहीं बचा, तो सही टाइम पे गाना बजा सेलिब्रेशन मैट्रिक्स। तो अब हम लोग कल आते हो टारगेट लेके आइए जिनके पास से, जिनके पास नहीं हो दुकान से लेके आइए, ठीक है। तो कल कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और फिर गाना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, खासकर कम्पिटिटिव क्या करेंगे, बाकी दोनों आपके लिए रख देता हूँ, है ना, अलग अलग एग्जाम्स को आए हुए क्वेश्चंस हैं, टीयरच्या नंतर काय क्या इकडं गिवन टीयरच्या नंतर इकडे सर वर्ड वरती हां तिथे त्याच्यानंतर हां लिए त्याच्यानंतर नंबर क्या हो गया आजकल के बच्चों को, अंग्रेजी समझ ही नहीं आ रही, ठीक है भाई, तो भाई लिख लो फिर, क्या टाइम हुआ है, आ बेटा कल मिलते हैं।